मैं अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अच्छा जी, अब सिलसिला ऐसे है कि मिड टर्म्स के हवाले से खबरें आपको पहुंच चुकी होंगी जी कि सर, बहुत ज़्यादा। देयर वुड बी नो मिड टर्म्स, लेकिन नो मिड टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि बाद में होगा। ईमेल कई बच्चों ने मेरा ख्याल है गौर से नहीं पढ़ी। सर मैं आपको होस्ट ना बना दूँ? होस्ट बना दें फिर जनाब, आप होस्ट बना दें जी, होस्ट बना दें। तो उसमें ये है कि ईमेल में जो चीज़, थैंक यू, कर दिया सर। हाँ जी आ गया मेरे पास नोटिफिकेशन, आई एम द होस्ट नाउ। तो उसमें ये अब अच्छा, जो प्रीमियम वर्जन है उसमें चैट का फीचर भी ख़त्म है मेरे लिए, मतलब मैं चैट भी नहीं कर सकता। बस एक फीचर है, वो ये है कि 1 घंटे से ज़्यादा की बात हो सकती है, ठीक है। बहरहाल ठीक है। हैविंग सेड दैट, अच्छा अब बात ये है कि जो ईमेल के हवाले से बात कर रहा था, रजिस्ट्रार ने जो ईमेल की है वो हम लोगों ने, मैंने आपसे बताया था कि हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग में कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे और वहाँ पे चीज़ जो निकली वो ये निकली कि अभी हम फ़िलहाल इसको, मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि इसको ज़रा रोक दें, फिर और टीचर्स की भी थी, क्योंकि वो फिर इन्विजिलेशन का इशू हो जाना था कि बच्चे पेपर दे रहे हैं तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ख़ैर उस हवाले से ये है कि रजिस्ट्रार लाहौर ने भी जो पूरी मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की है, वो ये कहा है कि जी फ़िलहाल हम मिड टर्म नहीं लेंगे, लेकिन ओवरऑल वेटेज जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 और 60 जो कि लैब्स में होती है, ठीक है? वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपके जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं और क्या हो रहा है इधर? असाइनमेंट्स अपने आप को म्यूट कर लें ना अभी फ़िलहाल, म्यूट कर लें। आपके असाइनमेंट्स हैं और जो क्विज़ेज़ हैं, इनकी बेसिस के ऊपर आपकी मिड की इवैल्यूएशन होगी और ये 40% होंगे, 40। उसके अलावा जो बाकी 60%, 60 रह जाएगा, वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि यही आपके असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और मिड और फाइनल मिड तक बनेंगी ये सारी। और जो 60% है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा और सर वो उसमें ज़्यादा टफ नहीं हो जाएगा? नहीं, इतना टफ नहीं होगा, इसी से रिलेटेड होगा ना। तो टफ नहीं हो जाएगा, लेकिन वेटेज डेफिनेटली उसकी ज़्यादा होगी। जिस बंदे ने 40 में से यहाँ पे अगर 35 ले लिए हैं या 40 ले लिए हैं, तो उसने वहाँ से सिर्फ़ 10 नंबर लेने हैं पास होने के। अगर वो 30 नंबर ले लेता है, उसका ग्रेड भी आ जाता है। मतलब 60 जी। में से 30 ले लेता है, उसका ग्रेड भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये है कि उसके अलावा जो उसमें बात है, वो ये है कि जो लैब कोर्सेज़ हैं, वो उनकी लैब्स जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी, साथ ही लैब्स होंगी। तो लैब्स का आपके ऊपर ज़ोर रहेगा और लैब इंजीनियर्स के ऊपर ज़ोर रहेगा कि उन्होंने वो कंडक्ट करानी है, ठीक है? तो इस हवाले से ये ज़हनों में क्लियर कर लें, ठीक? अच्छा, ताहा साहब को मैं बहुत-बहुत मुबारक देता हूँ। ताहा साहब ने कुछ कोर्सेज़ एनरोल किए हैं, कुछ नहीं सबसे ज़्यादा किए हैं। यूएमटी में सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ ताहा के हैं। यस सर। और उसमें मैं तमाम बच्चों को, इस सब्जेक्ट के तमाम बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि एक कोर्स ज़रूर करें। उस कोर्स का नाम है गूगल आईटी प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट, ठीक है? 6 कोर्स की सीरीज़ है और वो 6 कोर्स की सीरीज़ अपनी पेस पे जब भी आप करना चाहें वो करें और उसके आपको 6 कोर्सेज़ हैं, 7 सर्टिफ़िकेट मिलेंगे। 6 कोर्सेज़ के हर कोर्स का अलग-अलग 5 कोर्सेज़ हैं मेरे ख़्याल है, ये 6 कोर्सेज़ हैं। तो हर कोर्स का एक-एक सर्टिफ़िकेट और एंड पे एक कम्युनिकेटिव सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो तमाम बच्चे हैं, इनसे दरख़्वास्त ये है कि तमाम बच्चे कोर्स जो गूगल आईटी प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट के नाम से कोर्सेरा पे है, उसको ज़रूर करें, ठीक है? कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसमें वो शुरू में कहते हैं जी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फिर पोर्ट क्या होती है, फिर सीपीयू क्या होता है, इस किस्म की बातें की हुई हैं। फिर उन्होंने कहा जी, फिर कुछ लैब्स हैं, वो लैब्स आपको करनी पड़ेंगी जी, असेंबल द कंप्यूटर, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फिर वो कहेंगे जी एक अभी तक जो मैंने लैब की है, उसमें ये है कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करें, विंडोज़ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करें, लिनक्स पे, तो वो आपको अपने पास कंप्यूटर दे देते हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर आपने चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बस देख लें कि आप वो कोर्सेज़ कर लें ताकि आपके इस कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो। ये नहीं होगा कि वो ख़त्म मतलब वो ऑल इन ऑल होगा। वो कोर्स जो 5 या 6 कोर्स की स्पेशलाइज़ेशन आपको मैं कह रहा हूँ, वो कोर्स में वही चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन उसका एक एडिशनल फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अलग से सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा गूगल का, ठीक है? थ्रू कोर्सेरा। गूगल उस कोर्स को ऑफ़र कर रहा है और कोर्सेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे वो कोर्स ऑफ़र हो रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि तमाम बच्चों को मैंने ईमेल की हुई है आपके यूएमटी के ईमेल एड्रेस के ऊपर
और उस पे आपने आके वो जॉइन नाउ को क्लिक करके अपनी कोर्सेरा की आईडी बनाएँ ताकि आपका लाइसेंस आपको मिल जाए। मैंने 2000 प्लस ईमेल्स की हैं, मैं तो 2200-2300 ईमेल्स की हैं और मेरे पास जो लाइसेंस थे यूएमटी सियालकोट के पास वो 1000 थे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम होना है। अगर आप खुदा ना ख़ास्ता मिस कर जाते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपका लाइसेंस कोई और यूज़ कर लेगा तो फिर आप तक वो होगा नहीं, ठीक है? तो इस हवाले से ये है कि आप उसको जॉइन करें। आपसे रिलेटेड इसलिए है और उसमें ये है कि आपके जो कोर्सेज़ हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे 31st जुलाई तक। आज आप एनरोल करते हैं तो 31st जुलाई तक आपकी एनरोलमेंट है, ठीक है? और मतलब कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं और जो 31st जुलाई को एनरोल करेगा उसके पास जो टाइम अवेलेबल होगा, वो होगा 30th सितंबर तक का। 30 सितंबर तक आप वो तमाम कोर्सेज़ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो इस हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग वो कोर्सेज़ एनरोल करें और एनरोल करने के बाद आप वो कोर्सेज़ कंप्लीट करें जब भी आप करना चाहें। ठीक है? तो वो ये इस हवाले से था। अच्छा, अब जो हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, मैंने अभी सर्वर्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मेरा ख़्याल है बनता है या 5 बनता है, उसका मैंने क्विज़ बना दिया है। क्विज़ में अभी मैंने आपके सामने ओपन नहीं किया, वो पहले आपको बताना था फिर ओपन करूँगा। तो क्विज़ की तैयारी कर लें, ठीक है? चैप्टर में से ही है और ये चीज़ें बताई हैं वही हैं। और आज बल्कि मैं अभी देखूँ मैं डाउनलोड पे काफ़ी देर से लगाया हुआ था लिनक्स को, तो लिनक्स आई डोंट नो कि डाउनलोड हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जी माशाल्लाह डाउनलोड हो गया, उबंटू डाउनलोड हो गया है और उबंटू मैंने इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। तो वो भी इंशाल्लाह आपको साथ-साथ आज कोशिश करूँगा करके दिखाऊँ, ठीक है। अपनी यूएमटी की आईडीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लें, मतलब सही बना लें और उसके बाद फिर ताकि हम क्लास को कंडक्ट कर सकें। अच्छा, अभी जो कोई व्हाट्सएप करेगा तो मैं शायद सर ना हम लोगों पढ़ूँगा। ने मेल्स की भी है सर अली फरहान को, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। बेटे अभी मेरी बात हुई है उनसे, तो वो हॉस्पिटल में हैं, उनके वाले साहब को प्रॉब्लम हो गई है दिल की ज़रा, तो इस वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? अभी अभी थोड़ी देर तो पहले फिर हम क्योंकि लोग सर रिकवर कैसे करेंगे वो अपनी आईडीज को? मोहम्मद वक़ार हैं और आमिर यूनुस हैं, ठीक है? मोहम्मद वक़ार साहब हैं और आमिर यूनुस है। मोहम्मद डॉट वक़ार @skT और AAMIRYOUNAS वाले, इसके ऊपर आप ईमेल करते हैं तो वो आपको रिप्लाई होपफुली कर देंगे, ठीक है? तो उसमें ये है कि अब आप ये मतलब वैल्यूज़ रीसेट हो जानी चाहिए, वो अभी चूँकि हॉस्पिटल में है इसलिए नहीं वो कर पा रहे। अच्छा, अब ये कोर्सेज़ के हवाले से कोर्सेरा जो है वो उसको जब आपके अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं तो आप अपनी ईमेल्स देख लीजिएगा और उसके बाद उसको जॉइन कर लीजिएगा। ताहा ने तो कर ही लिया है, ठीक है? तो बल्कि आप लोगों को मैं ये कर सकता हूँ, आप लोग मुझे अपनी आईडीज़ वगैरह दे दें, तो मैं आपको आपके पर्सनल आईडीज़ के ऊपर वो दे देता हूँ इन्विटेशन, ठीक है? तो आप ऐसा करो कि अपनी-अपनी आईडीज़ इस चैट में लिख के ना फुल नेम, कॉमा, अपना ईमेल एड्रेस, कॉमा, अपनी स्टूडेंट आईडी। ये चीज़ें ताहा को आईडी इस तरह से मिली है ना, क्योंकि ताहा ने लास्ट क्लास में मुझे मैसेज कर दिया था। आप लोग भी मैसेज करते हैं, मैं आपको भी आपकी पर्सनल आईडी पे इन्विटेशन भेज देता हूँ कोर्सेरा की। लेकिन क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको एसकेटी यूएमटी ही चाहिए होगा, तो वो उस केस में मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मोहम्मद वक़ार या जो आमिर यूनुस साहब हैं उनको कॉन्टैक्ट कर लें। मैं ईमेल्स अभी आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ। तो फिलहाल जी लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर था वो डेटा सेंटर्स से मुतल्लिक है, ठीक है? और साथ मैंने कुछ ईमेल्स सॉरी ईमेल कह रहा हूँ, ऑटोमेशन ये करनी थी इसकी, ऑटोमेशन सॉरी इंस्टॉलेशन, ऑटोमेशन क्या बताऊँ, इंस्टॉलेशन मैंने करवानी थी। तो इंस्टॉलेशन के हवाले से अब लिनक्स की इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको पहले शेयर स्क्रीन करके वीएमवेयर दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर अब आप ये जी वीएमवेयर देख रहे हैं, ये आप कर चुके हैं पहले, लेकिन अब चूँकि लिनक्स हम प्रॉपर्ली इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वो डेफ़िनेटली क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन के बाद कस्टम है, कस्टम के बाद वीएमवेयर का यही वर्ज़न जो हमारे पास है, अब हम यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं फ़िलहाल कहूँगा जी चलें दे देते हैं इसको पूरा एड्रेस। तो इसको एड्रेस मैं दे देता हूँ, वीएमवेयर की बजाय मैंने यहाँ पे गेम्स की ड्राइव है और उसके अंदर गेम्स भी खेलता हूँ मैं, तो उसके अंदर मैंने ये अभी-अभी डाउनलोड हुआ है। 2:57 पे देखें डाउनलोड हुआ अभी आपके साथ क्लास के दौरान।
काफ़ी देर से डाउनलोड पे लगाया हुआ था। Ubuntu 19 इज़ डिटेक्टेड, तो मैं इसको कहता हूँ जी नेक्स्ट। फुल नेम मैं अपना ही लिख देता हूँ, ये मेरा पसंदीदा है। पासवर्ड मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट। अब ये डी में तो मैं सेव नहीं कर सकता, इसको मैं जी फॉर गेम्स मैंने रखी हुई है, गेम्स में इसको मैं वीएम को फोल्डर बनाता हूँ और Ubuntu का फोल्डर बनाता हूँ, उसमें रखता हूँ क्योंकि मुझे पता वहाँ पे जगह है। जी क्यों, जी का नाम चेंज हो गया, ओके जी सॉरी, यहाँ पे मुस्ताहसन कंप्यूटर का नाम है एफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम नाम चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब, वी एम, उसके बाद UBUNTU और उसके बाद नेक्स्ट। ये वाली बातें आपको पता है। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर, तो कोर प्रोसेसर 2 रखते हैं और एक सीपीयू मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो 2 GB और 25 GB है, 2 GB रैम और 25 GB हार्ड डिस्क। तो 2 GB रैम में इसको 8 GB जो मेरे पास रैम है उसमें से मैं एलोकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हो क्या रहा है, ये हम अब विंडोज़ की इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे, ये हम लिनक्स की कर रहे हैं। विंडोज़ वाली भी आपको मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ चाह रहा हूँ, वकार साहब की कॉल आ रही है, आप मुझे इजाज़त देते हैं जी, मैं कॉल पे कर लूँ, ज़रूरी है आपसे रिलेटेड है। यस सर, कॉल। इजाज़त जनाब, शुक्रिया। मैं ज़रा माइक म्यूट। अच्छा, अब जो चीज़ अर्ज़ करनी है वो इस वक़्त खैर लोडिंग हो रही है उसकी। अब आज का जो असल टॉपिक था, मुझे था कि ये पहले मैं आपको Ubuntu इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, लेकिन वो चूँकि स्पीड की वज़ह से मुझे लगा कि आज शायद ये डाउनलोड ना हो सके, तो फिर मैंने कंटीजेंसी प्लान्स में लेक्चर चेंज किया और लेक्चर चेंज करने से मुराद कि मैंने टॉपिक बनाया जो मैंने पढ़ाने का कि जिसको मैं पढ़ाऊँगा। तो वो था यहाँ पर, उसका नाम है डाटा सेंटर, ठीक है। डाटा सेंटर्स क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे हम देखते हैं, उसके हवाले से बात होनी थी। तो वो चैप्टर नंबर 6 है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 को मैं इस वक्त शेयर करता हूँ आपके साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाटा सेंटर क्या चीज़ है, आपने यूएमटी में भी देखा, जब आप आईपीसी में जाते हो तो आईपीसी में वो जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं उसके सामने एक और कमरा है जिसके अंदर लिखा हुआ नो एंट्री, ठीक है। वो आपकी जगह होती है जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर्स को या सर्वर्स को रखते हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक सियालकोट में भी डाटा सेंटर है या उसको सर्वर रूम कह देते हैं। इसी तरह से एचबीएल सियालकोट में भी है, इसी तरह से यूएमटी में भी है, इसी तरह से कहीं और भी होगा, मोबलिंक में होगा, ठीक है, इस तरह से बाकी बैंक्स में होगा। वो कमरा जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर्स को प्लेस करते हैं, सर्वर्स को, उसको डाटा सेंटर कहते हैं, ठीक है। और वो सर्वर्स नॉर्मली शेयर्ड होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या चीज़ रखी जाती है, वो चीज़ जो रखी जाती है वो होती है कि आपके कंप्यूटर्स के हवाले से कूलिंग और उसके बाद एक्सेस भी लिमिट कर दी जाती है,
ठीक है, वो क्यों करते हैं वो भी साथ साथ आपको पता चल जाएगा, एक्सेस सिक्योरिटी के हवाले से होती है। ठीक है जी। कुछ केसेस में जब ये डाटा सेंटर्स बड़े हो जाते हैं तो डेडिकेटेड बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे गूगल का डाटा सेंटर है, उसके लिए एक अपनी बिल्डिंग वो बनाते हैं। इसी तरीके से फेसबुक है, वो एक बिल्डिंग हायर करते हैं, पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं कई दफ़ा। इसी तरह से और यूट्यूब है तो वो बेसिकली गूगल ही है, तो वो हो सकता है वो भी बनाते हो, ठीक है। और उसके अंदर रैक्स एंड रैक्स होते हैं। मैंने आपको यूट्यूब पे बल्कि एक चीज़ सर्च कीजिएगा, और वो है गूगल डाटा सेंटर 360 डिग्रीज टूर। गूगल डाटा सेंटर 360 लिख लीजिएगा सर, तो वो आपको एक पहली वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखेंगे। वो 360 आप स्क्रीन के दरमियान में क्लिक करके और ड्रैग करके घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, आगे पीछे देख सकते हैं। वो चलती वीडियो में काम किया जा सकता है। तो youtube.com पे क्रोम पे ओपन कर लीजिएगा तो आराम से ये काम चल जाएगा। डेटा सेंटर में जब वो साहब एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक मेन गेट, एक पैरामीटर आता है, वहाँ पे गार्ड उनको चेक करता है। फिर वो खैर एक बंदे से मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनकी थंब इम्प्रेशन है, फेशियल रिकग्निशन है, जो 2-3 उनके तरीकाकार हैं, उससे वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर वो डाटा सेंटर में जाते हैं, और खैर उस टाइम के ऊपर भी उनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी के वाले से इतनी इम्पोर्टेंट जगह होती है ये, ठीक है? क्योंकि अगर वहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान पहुँच जाए किसी चीज़ को, तो पता भी नहीं चलेगा, ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ डाटा सेंटर्स डेडिकेटेड नहीं होते। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्पेस को रेंट करके वहाँ पे ये चीज़ें लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं को-लोकेशन फैसिलिटी। यहाँ पे वैसे अभी सियालकोट में एक ऑफ़िस स्पेस के हवाले से ये कॉन्सेप्ट सियालकोट में शुरू किया है। यूएमटी के ही स्टूडेंट हैं एक, इलियास साहब, मोहम्मद इलियास, एमसीएस उन्होंने यहाँ से किया था, बैच 3 में थे। तो उन्होंने यहाँ पे कचहरी रोड पे कहीं वो चीज़ शुरू की है, जिस पे वो लोगों को ऑफ़िस स्पेसेस देते हैं। बेसिकली ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑफ़िस स्पेसेस तो ख़ैर वो एक अलग दूसरी चीज़ है, ठीक है? तो वो को-लोकेशन फैसिलिटी उसको कहा जा सकता है, ठीक है? जिसमें आप वो चीज़ें रख सकते हैं। इट सीम्स ईज़ी, जो बेसिक पॉइंट है वो इट सीम्स ईज़ी कि आपका डाटा सेंटर जो है वो आसानी से बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसको यहाँ से देखने के लिए की बजाय हम स्लाइड पे जाएँगे, जो कि मैंने स्लाइड इसके लिए यूज़ की हुई है, ठीक है? तो ये स्लाइड है। अब आप मुझे बताइए, स्लाइड आपको नज़र आ रही है कि मुझे ये दोबारा से आपके साथ शेयर करनी है? और बताइए। ये सर नजर, ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न और होगा। ये नजर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे डाटा सेंटर्स क्या थैंक यू है? सर टू यू कि आपने स्लाइड्स बना ली हैं। नहीं, मैंने नहीं बनाई, वो देखो कहाँ की हैं। ब्रायन डी डेविडसन की है, ठीक है? मैंने इकट्ठी कर ली है। जो तो भी है, बहरहाल हम स्लाइड से पढ़ रहे हैं, हम हाँ, हैप्पी हैं। जिस जिस बंदे की एफर्ट होती है उसको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, अच्छा, बेटे आपसे पूछना था, अभी तो आप थोड़ा-सा देर से आए हो, आपको मैसेज मिल गया मेरा, जो मैंने कहा था कि आपने गूगल आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करना है? ये मैसेज होपफुली अगर आपको नहीं मिला तो अब मैं दे रहा हूँ। वो आपके इस कोर्स से रिलेटेड है। वो उसके क्वेश्चंस मैं आपके पेपर में नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के लिए वो सर्टिफ़िकेट्स ज़रूरी हैं, ठीक है? कर लेंगे तो अच्छी बात है, ना करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करें तो मुस्तहब अमल है। अच्छा, अब डाटा सेंटर्स क्या हैं जी, उसके कुछ फ़ीचर ये एक एक सर करना क्या है? बेटा कोर्सेरा के ऊपर कुछ कोर्सेज़ हैं, जो कि काफ़ी सारे आपको कोर्सेज़ फ्री मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कह रहा हूँ 5 या 6 कोर्स की एक स्पेशलाइज़ेशन है, जिसका नाम है गूगल आईटी प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट, जिसमें 5 से 6 कोर्सेज़ हैं, जिनको आप अटेंड करेंगे और उसके बाद आप लैब्स करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट इश्यू होगा, ठीक है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा चीज़ें करने का। तो वो आप करके देखें, ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी इसलिए है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा, लैब्स आप कर सकेंगे, वो मैं यहाँ पे लैब्स अभी से नहीं करवा पाता, ठीक है? तो ये जो इसलिए मैं अब स्टार्टिंग में ये बात की थी। अच्छा, अब ये जो फ़ोटो आपके सामने लगी हुई है, नॉर्मली डाटा सेंटर्स ऐसे ही होते हैं। राइट और लेफ्ट में आपके पास कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, और ऊपर जाके उनकी डाटा केबल्स कनेक्टेड होती हैं, नॉर्मली नेटवर्क केबल्स कनेक्टेड होती हैं। हवा जो है उसका गुज़र होता है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको पता है गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, तो आप ठंडी हवा यहाँ पे नीचे देते हैं, वो हवा गर्म होती है और इनको ठंडा करते हुए खुद ऊपर निकल जाती है। तो ये कूलिंग के मैकेनिज़्म है। इसके हवाले से एक और मैं आपको कहूँगा कि आप एक डाटा सेंटर ज़रूर देखिएगा, फेसबुक का डाटा सेंटर है, उसके अंदर भी उन्होंने कूलिंग बड़े अच्छे अंदाज से रखी हुई है, ठीक है?
अच्छा जी, मुबारक हो जी, कमाल हो गया। अब ये मीटिंग वैसे ये काम मुझे अच्छा लगा है। अब वो कह रहे जी इस मीटिंग के अनलिमिटेड मिनट्स हैं। अभी-अभी मैसेज आया मुझे, मैं हैरान हूँ वैसे। अच्छा, सर मुझे भी है। हाँ, तो चलो अच्छा हो गया ना। अब यही करेंगे। आप लोग होस्ट करके मुझे होस्ट बना दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स हैं, मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं होस्ट बन जाऊँगा तो मेरा अनलिमिटेड हो जाएगा काम। ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, सही है सर। अब डाटा सेंटर्स में जो कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल, मतलब जो हम बीच में गायब होते हैं वो भी ना हो। वो भी नहीं हो सकेंगे। अच्छा, नहीं हम उसको पहले उसको कंडक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो बचे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपने अगर डाटा सेंटर को यूएमटी वाले में भी देखा हो तो वहाँ पे एसी हर वक़्त चल रहा होता है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है। ठीक है? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, जो सर्वर्स लगे हुए होते हैं, वो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं तो हीट सिंक्स होते हैं उसमें, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो नुकसान उसको हो सके। तो इसलिए एयर कंडीशनिंग वहाँ पे होती है, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है? उसके बाद एक्सेस टू बिल्डिंग वाइड रिलायबल पावर सप्लाई, और मज़े की बात ये है कि डाटा सेंटर के अंदर यूपीएसेस भी लगे हुए होते हैं। ठीक है? यूपीएस लगाते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई अगर जनरेटर के ऑन होने में कोई मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कंप्यूटर बंद ना हो 10-15 मिनट के लिए। अभी हमारे भी जो डाटा सेंटर्स में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनके साथ यूपीएस साथ रखा हुआ है हमने, और वो जो यूपीएस है वो 15-20 मिनट का बैकअप दे जाता है। ठीक है? और कुछ केसेस में कुछ ज़्यादा भी देते हैं। और उसके बाद क्या है, एलिमिनेशन ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आप क्या करते हैं कि जो डाटा सेंटर है वो उसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर होते हैं। मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं तो लोड नहीं आता है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है? इसके बाद प्रोविजन ऑफ हॉट स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये हॉट स्टैंड बाय या हॉट स्वैपेबल के हवाले से हमने चीज़ें देखी थी। एक हमने N+1 रिडंडेंसी देखी थी, ठीक है? और एक हमने फुल रिडंडेंसी देखी थी, और हमने हॉट स्वैपेबल पार्ट्स की बात की थी कि चलते कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सर्वर्स की ये फैसिलिटी खूबी होती है। ताहा साहब ने क्लास के शुरू में एक बात की थी कि जनाब आप सर्वर के ऊपर हार्डवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, सॉरी किसी भी हार्डवेयर के ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो वो सर्वर है। दैट इज़ ट्रू। लेकिन उसके अंदर वो जो शुरू किया जब हमने चैप्टर 4 जो सर्वर्स वाला जब पढ़ा था, तो उसमें ये बात हमने वाज़ेह तौर पे देखी थी कि जितने भी सर्वर्स हैं, वो उनकी एक अलग से खूबी होती है कि वो एक्सटेंसिबल होते हैं, ठीक है? इस किस्म की बातें हमने की थी। और प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फायर और फ्लड्स। तो आपके डाटा सेंटर्स के अंदर ऑटोमेटिक डिवाइसेज़ लगी होती हैं कि जब वो डिटेक्ट करेंगे देयर इज़ स्मोक, तो वो उसको ऑक्सीजन लेवल को कम कर देंगे, या सपोज़ पानी उस जगह पे, पानी तो ख़ैर नहीं फेंका जा सकता, लेकिन ये है कि उसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने मैकेनिज़्म्स रखे हुए होते हैं, ठीक है? या कार्बन डाइऑक्साइड भेज दें, कार्बन डाइऑक्साइड से कंप्यूटर को नुकसान नहीं हो रहा उस वक़्त। और उसके बाद क्या है जी, फ़ैराडे केज, ये इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। किसी भी डिवाइस को, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसमें मसला ये होता है कि स्टैटिक चार्ज इज़ अ डिज़ास्टर। अगर किसी सिस्टम को स्टैटिक चार्ज मिलता है कोई, तो वो नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, वो डिवाइस ख़राब हो जाती है। तो फ़ैराडे केज क्या चीज़ है? फ़ैराडे केज ये है कि आपने उसको एक केज में इस चीज़ को डाल दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लीक्स हैं, वो नहीं होंगी। अब उस डिवाइस से नहीं निकलेंगी, दूसरी किसी डिवाइस को डैमेज नहीं करेंगी, बाहर से किसी डिवाइस से वो चीज़ आके उस डिवाइस को डैमेज नहीं करेगी, ठीक है? इसके हवाले से। फिर कारपेट और लिनन टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं डाटा सेंटर्स में, ठीक है? चीज़ों को टैग किया जाता है कि ये कौन-सा कंप्यूटर है। अभी यहाँ पे अगर आप किसी सर्वर को अगर देखेंगे, तो उसके कोई एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपली कभी कोई फ़ेसबुक से फ़ोटो डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड्स में जाके उस देखिएगा उस फ़ाइल को, और देखना कि उसके नीचे एड्रेस लिखा होता है, और एड्रेस किस किस्म का होगा, fsd1.facebook.com सपोज़, ऐसा कुछ एड्रेस होगा। जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, अच्छा ये जो कंप्यूटर है ये फैसलाबाद में पड़ा हुआ है, और ये कंप्यूटर नंबर 1 है, उसके ऊपर से ये डाटा मेरे तक आया है। डेफ़िनिटली फ़ेसबुक आपको अमेरिका से डाटा नहीं भेज रहा, उसने यहाँ पे भी रखा हुआ है, ठीक है? और फैसिलिटी सिक्योर होती है। सिक्योर, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो बाहर गेट सेंटर होता है, गार्ड उसको चेक कर रहा है, गार्ड चेक करने के बाद आगे वो आइरिस रिकग्निशन करवाता है, और फिर एक एंट्री करता है, फिर वो अपना कार्ड एंटर करता है, आइरिस रिकग्नाइज़ करवाता है, और फिर डाटा सेंटर के अंदर एंटर होता है। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से है। और ईज़ी एक्सेस टू केबलिंग, केबलिंग जो है वो गंद नहीं डाला हुआ, ठीक है?
प्रॉपरली टैग हुई हुई हैं, तो ये आसानी से चीज़ें मिल जानी चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 64 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। फ़ारेनहाइट को हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके हवाले से क्या है, ह्यूमिडिटी भी रखते हैं। ज़्यादा आप ह्यूमिडिटी अगर रखेंगे या चीज़ें बढ़ा देंगे तो कंडेंसेशन हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। कम हो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अभी कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन जब पानी उबाल के भाप बनती है और भाप से आप वापस पानी बनाते हैं, उसको कंडेंस कर रहे होते हैं, तो इतनी। और उस वो जब कंडेंसेशन जो पानी उस डिवाइस के ऊपर गिरेगा तो वो शॉर्ट सर्किट करेगा, तो इस हवाले से बात। सिक्योरिटी के हवाले से आप की ज़रूरत होती है। अच्छा, वेंडलिज़्म नहीं होता, ये क्या बात है? डाटा सेंटर्स में वेंडलिज़्म इसलिए नहीं होता। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया था कि वो बंदा साथ खड़ा हुआ है और खड़े होने के बाद वो चीज़ें चेक कर रहा है गार्ड के ये साहब जाके वीडियो बना रहे हैं। तो वो जो गार्ड साहब खड़े हैं वो सिर्फ़ वेंडलिज़्म से प्रोटेक्ट करने के लिए है। कि किसी चीज़ से तारे-शारे ना उतारे, वो वेंडलिज़्म है। जैसे बच्चे हमारे यहाँ लैब्स में कीबोर्ड की कीज़ को आगे-पीछे कर देते हैं, वो वेंडलिज़्म है। ठीक है? उसके बाद आपके पास डाटा सेंटर के अंदर इक्विपमेंट होना काम करने के लिए जगह होनी चाहिए कि वो उस जगह पे काम करें, ठीक है? अब डाटा सेंटर के हवाले से प्लानिंग करनी होती है जब आपने बनाना है, तो बनाने के लिए क्या होते हैं जी, चीज़ें देखेंगे आप कि ज़रूरियात क्या है, अभी की और फ्यूचर में आप 2-4 साल देखते हैं, 5 साल देखते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि जी हम डाटा सेंटर तक जाने ही किसी को नहीं देते, ठीक है? ठीक है। फायर हैज़र्ड प्रोटेक्शन है। हमने वो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है आईपीसी के बाहर भी और वैसे भी। तो आईपीसी के बाहर वाला जो कि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता, वहाँ आके बच्चे उसको चला जाते हैं। ये बच्चे भी देखें ना। उसके बाद एयर कंडीशनिंग को आपने प्लान करना है कि कितनी डिवाइसेज़ लगाएँगे तो कितनी एयर कंडीशनिंग चाहिए। फिर उसके बाद कितनी डिवाइसेज़ लगाएँगे तो कितनी पावर चाहिए वहाँ पे और कितनी आपको वो चाहिए बैकअप चाहिए उसका बैटरी का, ठीक है? और कितनी स्पेस रिक्वायर्ड, तो ये डाटा सेंटर की प्लानिंग है कि कितने कंप्यूटर्स लगाएँगे तो कितनी स्पेस में आएँगे, ठीक है जी? अब सिक्योरिटी डाटा सेंटर में होती है वो कैसे है जी? थंब इम्प्रेशन से, पिन कोड से, कैमरे से आप मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर रहे होते हैं इन चीज़ों से। फायर हैज़र्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा सकते हैं क्योंकि वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप पाइप्स के थ्रू भी भिजवा सकते हैं कि बंदा उठा के ना लेके जाए, तो ज़रूरत हो तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर करेगा उस चीज़ के ऊपर। फायर सप्रेसर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है? स्मोक डिटेक्टर्स लगाएँ, स्मोक डिटेक्ट हो तो साथ ही वो फायर सप्रेशंस ऑन हो जाएँ, ठीक है? अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के हवाले से आप उनको केजेस में रखें या बिल्डिंग ऐसी बनाएँ, ठीक है? ये होती नहीं है वैसे, लेकिन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं कोशिश, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। अगर ये जो सिनेरियो इस वक़्त आपके सामने नज़र आ रहा है, खुदा ना ख़ास्ता इस सिनेरियो में अर्थक्वेक है तो ये सारे के सारे गिरेंगे, ठीक है? और आपस की बात ये है कि जिस तरह से ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं ना, इनके बड़े अच्छी जो वो कूलिंग वो भी नहीं होनी क्योंकि ये साथ-साथ पड़े हुए हैं, एक-दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करेंगे और जब हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो जो सेंटर में कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो डेफ़िनिटली अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने कुछ चीज़ों का रूफ, वॉल्स और विंडोज़ को देखना है। ये एचवैक इंजीनियर साहब होते हैं जो देखते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक की पावर कंज़म्पशन को देखना है। ये बड़े-बड़े डाटा सेंटर्स की बात हो रही है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। लाइट्स के हवाले से, अच्छा लाइट्स भी वो यूज़ करनी है जो कि कम हीट जनरेट करती हैं। ये चीज़ भी आपने देखनी है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप देखते हैं। ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट आवर्स पर वॉट, ठीक है? ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ये एसी की कूलिंग को जो हम कहते हैं, वो जो टन का एसी होता है ना वो कहते हैं 12,000 बीटीयू 1 टन कहलाता है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन है, जिस स्लाइड को हम माइनस करेंगे, हम कोई ऐसे फिलहाल कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे। तो ये स्लाइड नंबर 11 है जिसको मैं आपको कहूँगा रहने दें, कभी इसको बाद में देखेंगे, देख लेंगे। वैसे मैं इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी सोच रहा हूँ कि इस पे डिस्कस ना करूँ। फिर एयर कूलिंग, ये फेसबुक ने की हुई है जी। फेसबुक ने जो अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है कहाँ पे था? जगह का नाम याद नहीं है, तो उस डाटा सेंटर के अंदर वो डेज़र्ट की जो कूलिंग है उसको यूज़ करते हैं क्योंकि रात को डेज़र्ट ठंडा हो जाता है, तो उस कूलिंग को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? एटमॉस्फेयर की कूलिंग को ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक का डाटा सेंटर स्वीडन में है जो कि वो स्वीडन की ठंड को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक और माइक्रोसॉफ्ट ने एक और प्लान किया था, उसका नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया है।
वो ये था कि वो कंप्यूटर्स को बनाकर, मतलब पूरे सर्वर्स को बना के वो टेस्ट कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी का नाम मुझे याद नहीं। वो सर्वर्स को पूरे कैप्सूल में बंद करके पानी के अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी उसकी हो गई है, बिजली भी उसको मिल रही है। उसके बाद जो ठंडा करने वाला हिसाब है वो पानी से वो ठंडा हो रहा है, पानी क्योंकि पानी के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये काम है। तो जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा कूलिंग की होती हैं इन सिस्टम्स में। तो वो अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे ठंडी जगह है, चूँकि सियालकोट में तो खैर चले हम नहीं कर सकते ऐसा काम, वहाँ पे हमें एसी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी बड़ी कंपनी ने डाटा सेंटर लगाना है, तो वो अगर कराची में लगाए तो कराची बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर वो यहाँ पे इस्लामाबाद में या गिलगित में कहीं लगे या मरी में लगा लेते हैं, तो मरी दैट मेक्स अ फिज़िबल चॉइस कि वहाँ पे जो ठंड रहेगी तो आपको ज़्यादा एक तो आपने एटमॉस्फेयर से उसको उस टेम्परेचर पे लाना जो आपके बर्दाश्त के काबिल है, और फिर आपने दूसरी चीज़ ये करनी कि आपने उसकी गर्मी जो उसने खुद जनरेट करनी है उसको भी कूल डाउन करना है। तो वो एफर्ट जो है वो कराची में बढ़ जाएगा और मरी में कम हो जाएगा। तो इस हवाले से बात है। ठीक है जी। फिर उसके बाद पावर के हवाले से यहाँ पे मशीन जो है वो शुड बी रिमोटली कंट्रोलेबल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि बंदा वहाँ पे जाके पावर को करे। ठीक है। आप ऐसे सिस्टम्स दें जो कि रिमोटली कंट्रोल हो सकें, कि आपकी पावर जो है आप पावर रूम में बैठे हुए हैं और डाटा सेंटर में सपोज़, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे ये इन दरख्तों के पास आपका पावर रूम है, ठीक है? या ये दूर वाली बिल्डिंग कर लेते हैं। ये दूर बिल्डिंग के अंदर सपोज़ हम कहते हैं जी पावर रूम है, और ये जो डाटा सेंटर बना हुआ है इसके अंदर इस पोज़ीशन पे एक कंप्यूटर था जिसमें पावर को कोई इश्यू है। तो आप इधर से बैठे-बैठे इसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए डिवाइसेज़ बनी बनाई हैं जिसको हम एपीसीसी कहते हैं। एपीसीसी इंटीग्रेटेड पावर और कूलिंग मैनेजमेंट। बेसिकली आप रिमोट रिमोट स्विच है जिसको आप दूर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये आप देखें जी, तारें इस तरह से लगाना बहुत गंदी बात है। ऐसे हम नहीं करते। ऐसे अगर हम करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन-सी तार किधर है, और अगर कोई तार यहाँ से छिल गई तो वो शॉर्ट सर्किट करेगी। ठीक है? तो इसके लिए ये हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं। ये रैक्स होते हैं। इन रैक्स में यहीं पे नीचे पावर सप्लाईज़ की सॉकेट होती है, जैसे ये वाली लगी हुई है। ठीक है? ये किसी दिन अगर हम सिटी कैंपस इंशाल्लाह जाएँगे तो आपको ये मैं दिखा दूँगा, सिटी कैंपस में को तो वहाँ पे हर डाटा सेंटर के रैक के अंदर उन्होंने एक नीचे एक स्लॉट दी हुई है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है? और हाँ, ये जो डिवाइसेज़ होती हैं ये सर्ज प्रोटेक्टर इनके अंदर लगा हुआ होता है कि मतलब ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये शट डाउन कर देगा। ठीक है? तो ये वाले से इसमें चीज़ें होती हैं। अब डाटा सेंटर की स्पेस की बात करते हैं। किसी भी डाटा सेंटर में ये नहीं होगा कि आपको इस किस्म की खाली जगह मिल जाए। ठीक है? तो होता है, मतलब आमतौर पे इन यूज़ होता है। कैसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ऐसा हो सकता है। ये कुछ पुराने जो लोग हैं उनके हवाले से हमने कहा जी हम बना लेते हैं। तो ऐसा ये इस किस्म की चीज़ हो तो बड़ी अजीब-सी है। ठीक है? अब देखें, हमने ताहा साहब हमने जब शुरू में बात आपने कही थी कि विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल कर दें तो वो कंप्यूटर सर्वर बन जाएगा। तो भाई बात ये है, अगर आप ये फ़ोटो देखें जो कि ये है, ये कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है? अगर ये इस कंप्यूटर को देखते हैं, यहाँ पे ये सपोज़ मैं कहता नहीं 4 इंच है और बाय से 12 इंच है, ये 15 इंच है। 4 बाय 12 आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ये सपोज़ पता चलता है जी 200 क्यूबिक फीट आ गया। सपोज़ बनता नहीं, बहरहाल 200 क्यूबिक फीट आ गया, और उसके बाद ये कितनी ज़्यादा जगह इन्होंने यूज़ कर ली। अब वही कंप्यूटर है वो 200 की बजाय पता चले 50 क्यूबिक फीट के अंदर आ जाता है, यहाँ तक, इस पोज़ीशन तक, और वो वही काम करता है और उसकी कूलिंग भी अच्छी है, उसकी थ्रूपुट भी अच्छी है, उसकी आईओ भी अच्छी है, तो डेफ़िनेटली आप उसको यूज़ करेंगे ना। आपकी स्पेस ज़्यादा कंज़्यूम हो रही है, परफ़ॉर्मेंस भी आपकी कम है, और उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन्स के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? तो इसलिए ये वाले कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ कोई भी नहीं करेगा। ये हैं डाटा सेंटर्स, जिसमें अगर आप ये देखें तो ये आपके क्या हैं, ये स्लॉट्स नज़र आ रही हैं? ये स्लॉट्स लगी हुई हैं। ये रैक्स हैं, रैक माउंटेबल। इसके अंदर अब ये उतने ही कंप्यूटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये गिन मैं कैसे रहा हूँ, ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं, इनको गिन रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपका एक-एक स्लॉट है पूरी, और उसके अंदर आप सिर्फ़ ये ओवरहेड देखें, यहाँ से तार आ रही है, ये तार इधर आई और आके यहाँ पे आपने पास कर दी। अब क्या हुआ,
अब वही आपकी उतनी ही कम स्पेस में उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स लाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कोशिश की जाती है जो कूल एयर है उसको यहाँ पे नीचे इनकी तरफ गुजारा जाए और वो खुद भी हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो गर्म हो चुकी होती है और ये चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये गूगल डेटा सेंटर की फ़ोटो है पुरानी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रैक्स जो है वो आपके क्या कहते हैं सिक्योर किए जाते हैं। ये देखें, ये ऊपर भी किए हुए हैं ताकि अपनी जगह से मूव ना करें। लाइब्रेरी में जिस तरह से रैक्स रखे जाते हैं उसी तरह से सर्वर्स के भी रैक्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये प्री बिल्ट डाटा सेंटर है जनाब, ये भी बने बनाए आपको मिल जाते हैं। और कंपनीज है ना, सन माइक्रो सिस्टम्स है वो बना रही हैं। ये पकड़े कंटेनर उठाएं जाके, आपका सारा डाटा सेंटर तैयार है। इस पोजीशन के ऊपर आपने बिजली देनी है, बाकी चीज़ें चलनी है। यहाँ पे आपने नेटवर्किंग देनी है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने बड़े अच्छे तरीके से बना दिया हुआ है। प्री बिल्ट डाटा सेंटर्स भी अवेलेबल है, मतलब जिसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये बने बनाए सिस्टम है जी। द मोस्ट एफिशिएंट मॉड्यूलर डाटा सेंटर, बने बनाए हैं, कनेक्ट करें और चलाई जाए। ठीक है, और ये भी है कि आप और डब्बे लगाएं, मतलब कर सकते हैं। शिकागो डेटा सेंटर के हवाले से ये फोटो है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, जो गूगल के डाटा सेंटर्स हैं उसके वाले से क्या था जी, स्टैंडर्ड 1 एशिया कंटेनर्स पैक विद 1160 सर्वर ईच। तो ये चीज़ें भी वो यूज़ कर देते हैं। ये ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो शायद ज़्यादा होती होगी। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, अब यहाँ पर जब फेसबुक में भी या किसी और सिस्टम में भी कोई इशू आता है तो मैंने बल्कि मैंने नहीं, हमने जब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वर्क स्टेशन के हवाले से, तो उसमें ये बात थी कि तमाम सिस्टम्स के हवाले से आप एक टिकटिंग सिस्टम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि किसने क्या रिक्वेस्ट की और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें की। ठीक है, तो मेंटेनेंस करने के लिए आप लॉग बुक रखते हैं डाटा सेंटर में भी कि क्या चीज़ ख़राब हुई थी और क्या हमने रिप्लेस की। ठीक है, और जो चीज़ें आपने मंगवानी हैं उसके अंदर आप गुड वारंटीज़ देखेंगे। अच्छा, अब ये मेरी शक्ल कुछ अजीब सी हो गई है, तो मैं ज़रा वो ख़त्म कर दूँ ज़रा, जो मैंने लगाया था वो पता नहीं किधर से लगेगा, अब वहाँ से चेंज करना है क्योंकि वो चलते चलते ही फ़ोटो है ना वर्चुअल बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा ही हो गया, सारे ज़्यादा हो गया। चलो जी, नॉन इज़ बेटर। ठीक है, इस केस में क्योंकि वो सूरज की रोशनी खत्म हो गई है इसलिए अब ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो हमने जो बात की थी कि हमने जब कोई सर्वर बाय करना है तो हमने देखना है कि उसकी सपोर्ट क्या-क्या है। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है शॉप अराउंड फॉर गुड वारंटीज़, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर स्पेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम्स, स्पेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम्स के वाले से क्या बात है जी, आप एक कंप्यूटर का मुतबादिल रखें। ठीक है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें, फिर उसके बाद क्रॉस शिपिंग के हवाले से जो बात हुई थी उसको देखें। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें भी एक असल में बुरी आदत है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमें कोई मसला होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर ख़राब होता है तो हम उसको कहीं लेके जाते हैं, तो साथ-साथ उसको देखते रहें। आपके जो डेस्कटॉप्स होते हैं उसके अंदर डस्ट बहुत आती है। ठीक है, कारपेट से आ गई या वैसे पड़ा रह गया तो गंद आ गया। कई लोग अभी भी जैसे शुरू-शुरू में टीवी आया था तो टीवी के ऊपर वो एक कपड़ा डाल दिया करते थे। इसी तरीके से फिर वो वीसीआर आया तो वीसीआर के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं और कोई चीज़ें रखते हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी भी हैं जो कि आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल के बाद में, मतलब इस्तेमाल के बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल के छोड़ देते हैं, या लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ पे गंदी नहीं होती। लेकिन डाटा सेंटर के अंदर तो कोई कपड़ा नहीं डाल सकता। तो वहाँ पे ये है कि या तो आप एयर को क्लीन रखें, जो आ रही है, ठीक है? और दूसरा ये है कि साथ-साथ डस्टिंग करते रहें। अब वो डस्टिंग क्या है, वो वैक्यूम से होना है, जो वो वैक्यूम क्लीनर, ठीक है? वैक्यूम क्लीनर से डस्टिंग होनी है, ठीक है? ब्लोअर से ज़रा मुश्किल हो जाती है। ब्लोअर से करेंगे तो वो किसी और में चला जाएगा, ठीक है? तो वो साथ-साथ करते रहें। कोई केबल अगर आपको लग रही है कि ख़राब हो रही है, तो आप उसको चेंज कर दें, ठीक है? फ़िल्टर्स, वेंट्स को साफ़ करें जहाँ कि उसमें मिट्टी ना हो। अगर वो मिट्टी होगी, तो क्या होगा
वो एक वक्त आएगा कि वो पंखा जो कूलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, जब वो कम होती जाएगी और कम होने के बाद एक वक्त आएगा कूलिंग सही नहीं होगी, वो ओवर हीट हो जाएगी, डिवाइस खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हाँ, हमारे जो डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं जी नॉर्मली, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हीट सिंक होता है। ये देखें, ये आपके सामने हीट सिंक है, ठीक है। तो इसको साफ़ करें, ये बड़ा जल्दी गंदा होता है वैसे। इसके बाद क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करें कि वहाँ तक ना पहुँचे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला। आम तौर पे हमें जो आदत है, हमारे अल्लाह का करम होता है कि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये अल्लाह का करम है कि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं तो हमें ये आदत है, मैंने भी आपके सामने जब किया था तो वो ये किया था कि कंप्यूटर खोल दिया था उसी वक़्त। अब अगर उस मेरे अंदर को उस वक़्त स्टैटिक चार्ज होता, तो वो डिवाइस ज़ाया हो चुकी थी, वो कंप्यूटर ज़ाया हो गया हुआ था, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने का तरीकाकार एक ये है कि आप उस कंप्यूटर के साथ पहले टच हों, उस कंप्यूटर की जो केसिंग है उसके साथ टच हों। जब आप टच होंगे तो आपके अंदर से जितना स्टैटिक चार्ज होगा, वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा उस केसिंग के अंदर, ठीक है? दूसरा ये है कि आप एक ब्रेसलेट मिलता है, वो यहाँ पे कम ही होता है। वो ब्रेसलेट्स पहनते हैं, उसके साथ एक तार होती है, वो तार लेके उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपका जितना भी स्टैटिक चार्ज है उसमें ट्रांसफ़र होता है, उस डिवाइस को ख़राब नहीं करता, ठीक है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप किसी कंप्यूटर को डेटा सेंटर में चेंज करें, तो आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड करने वाला ब्रेसलेट ज़रूर पहनना है, ठीक? उसके बाद सर्वर्स को देखें, कहीं पीरियडिकली चेक करें कि उसका सर्वर का कोई फ़ैन या पावर सप्लाई में कोई मसला तो नहीं आ रहा। टेम्परेचर को मॉनिटर करें, कोई बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है? कंप्यूटर का टेम्परेचर भी सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है, और अगर बढ़ रहा है एक हद से, तो फिर आपके लिए वो एक अलार्म होता है कि क्यों बढ़ रहा है। फ़ैन स्पीड से आइडिया हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एडिशनल फ़ैन को यूज़ करें कि कूलिंग अच्छी हो जाए। तो ये हमारे वाले से डाटा सेंटर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, और हमें बातों-बातों में पता भी नहीं चला कि हमने स्लाइड्स पढ़ ली हैं, ठीक है? एक स्लाइड हमने 11 नंबर मिस की है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे जब थोड़ी-सी मैं मैथमेटिक्स पे आऊँगा, ठीक है? और अब मुझे याद आया कि हमने तो उबंटू चलाया हुआ था, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इन्होंने यहाँ पे उबंटू साहब को इंस्टॉल करके दे दिया है। कैन यू सी इट? देखिए, मैं हैरान हो गया हूँ कि ये पासवर्ड क्या रखा था जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह सॉरी, मैंने क्लिक ही नहीं किया, क्लिक करना था पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप कि ये चलेगा। इट डोंट वर्क, दोबारा से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ले जी, ये कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसको ISO दी है और वो ऑटोमेटिकली उबंटू इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इसको कनेक्ट करने का तरीका, एक तो VM है ना, ये चल रही है, मैं इसको देख लेता हूँ। VM जो चल रही है, यहाँ पे चल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये VM को मैं अपनी विंडोज़ से एक्सेस करूँ, तो वो भी एक आपको भी देखा बताते हैं। ये सारे तरीके आप खैर मैंने तो तजर्बे कर करके सीखे थे, लेकिन आप लोगों को ये जो कोर्स मैंने आपको बताया ना, गूगल IT प्रोफेशनल वाला, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अंदर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो पहले मैं ज़रा इसकी आई डोंट वांट टू इम्प्रूव बट नेक्स्ट मेन पे ही आ गया। नो लोकेशन सर्विसेज शुड बी ऑन। नहीं, अभी नहीं मैं करना चाह रहा, फिलहाल डन करें। तो यहाँ पे होगा ओपन टर्मिनल। आ गया। मैं असल में इसका पहले IP एड्रेस पता करना चाह रहा हूँ ना, वो क्या है। F कन्फिग नहीं है। अब इसकी कमांड देखनी पड़ेगी। चलो देखता हूँ मैं क्या कमांड है इसकी। IP एड्रेस वेरीफाई करने की कमांड क्या है, मुझे खुद नहीं पता इसको। आमतौर पे लिनक्स पे F कन्फिग होती है। चलें, ये तो जी जी बताएं। PWS है शायद सर। PWS जी सर। नहीं। PW मैं देख सकता हूँ सर।
PWD से तो वर्किंग डायरेक्टरी आएगी, IF कॉन्फ़िग थी जहाँ तक मुझे याद है। कंफ्लिक्ट वाला के लिए करना है, IP आईपी कंफ्लिक्ट है। हाँ IP कॉन्फ़िग है। जी, नहीं आया। लिखो जी। IW कॉन्फ़िग अभी मैं ख्याल है फिर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ इसमें, देखते हैं। ब्रिज्ड इन ऑटोमेटिक है, चलें इसको मैं देखता हूँ। बहरहाल ये है कि लिनक्स इस तरह से इंस्टॉल आसानी से हो गया। यहाँ से देख लेते हैं, ये भी बताएगा कुछ ना कुछ। वायर्ड कनेक्टिंग, वायर्ड सेटिंग्स, चलो यहाँ से देख लेते हैं। बहरहाल जी ये वाला जो 19 मैंने इंस्टॉल किया है तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ मुझे, ठीक है। मुझे उसने कोई सेटिंग्स भी नहीं पूछी क्योंकि मैंने पूरी उसमें वो दे दी थी वैल्यूज, ठीक है। अभी मुझे कोई भी उसमें चीज़ें पास करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो ये सर आपने तो कहा था दूसरा यूज करना है, फिर अब उबरटो क्यों यूज कर रहे हैं? सॉरी, आपने तो कहा था वो दूसरा यूज करना है, फिर ये क्यों कर रहे हैं? CentOS भी यूज़ करना उबरटो है। CentOS भी यूज़, देखें ये है यूज़र के एतबार से, ठीक है। CentOS है सर्वर के एतबार से। तो CentOS की भी मैं भी बना के एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं ना, एक क्लाइंट साइड पे भी, एक सर्वर साइड पे। खैर इसमें भी बन जाता है, लेकिन ये एक वो सर्वर के लिए CentOS या रेड हैट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, अब आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं सर्वर्स, ठीक है। तो सर्वर्स के हवाले से हमने बात की कि डाटा सेंटर क्या होता है और सर्वर क्या होता है, और वो डाटा सेंटर कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग के हवाले से, कूलिंग के हवाले से बात हुई है, ठीक है। तो अब बच्चों ने ज्वाइन करना होगा तो बच्चों को ज्वाइन करने का तरीकाकार भी पता चल गया कि आपने होस्ट करना है और उसके बाद मुझे इनवाइट करना है और मैंने ज्वाइन करना है, उसके बाद मैंने होस्ट बन जाना है। तो फिर हम इस चैट को या इस क्लास को अनलिमिटेड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सर ये गलत है। है तो गलत है, लेकिन बहरहाल अब क्या करें। तो मैंने उनको सही मेल है की, सर। अभी पता नहीं उनका जवाब आया कि नहीं। तो सर बहरहाल कर लेंगे हम। हाँ, ऐसे किया जा सकता है। अच्छा, अब ये है कि फिर से बता दूं जी, अभी दो तीन लोग जो नहीं आए, उसमें ये है कि सबको ये बताएं कि तमाम बच्चे अपना यूएमटी का ईमेल एड्रेस लाजमी यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा जो अपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ हैं उसके ऊपर ध्यान दें और 100% नंबर उसमें हासिल करें, ठीक है। और दूसरी बात, जो एक और बात है वो ये है कि यूएमटी का ईमेल एड्रेस आप यूज़ करें, उसमें आपको बड़े बेनिफिट्स हैं, ठीक है। वो बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको कुछ जो फैसिलिटीज़ कुछ कंपनीज़ देती हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई या और कोई कंपनी होगी, तो वो एसकेटी यूएमटी के एड्रेसेस के ऊपर मिलती हैं। स्टूडेंट एड्रेस जो होता है वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अपनी जो एसकेटी की आईडी है उसको ना छोड़ें, मतलब उस पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे ऑफिस जो है वो ऑफिस कह रहा हूँ, ये जो एज्योर का अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा फ्री में $100 की ग्रांट के साथ, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस के हवाले से लाइसेंसेस कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ड्राइव में स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। तो ये बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए उसको बंद ना करें, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे कहूँगा कोई क्वेश्चंस हैं। अभी क्विज इंशाल्लाह आ जाता है, चैप्टर 3 का कल आएगा, ठीक है। मैंने बना दिया है लेकिन ओपन मैं कल करूँगा। और चैप्टर 3 की आप लोग तैयारी कर, चैप्टर 3 नहीं, सर्वर्स, नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन सर्वर्स का चैप्टर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक क्विज आपका हो गया है और असाइनमेंट आपकी मेरे ख्याल है एक हुई है अभी, है ना? दूसरी तो नहीं हुई, क्या हो गई है? सर आपने कल का क्विज रखा है? जी कल, परसों कर सर दूं? कल का ना रखें, काइंडली परसों परसों रख कर दें। परसों कर देते हैं जी, ठीक है। परसों ये 10 बजे ऑन होगा और शाम 10 बजे तक चलेगा, ठीक है। और होपफुली शायद 10 मिनट का होगा। और इसके अलावा जो है असाइनमेंट्स आपकी 2 हो गई हैं मेरा ख्याल है कि 1 हुई है? मुझे नहीं पता, मैंने आपको एक ही दो हो असाइनमेंट। गई ये हैं, सर दो हो गए, दो हो गए। दो हो गई हैं। ठीक है, 2 हो गई हैं असाइनमेंट्स भी, 2 हो गई हैं और वो भी 2 हो गई हैं। क्विज दूसरा भी बन जाएगा, मैंने बना दिया भरत, ठीक है। तो ये क्विजेज जो है उस पर मैं ज़रा जोर ज़्यादा रखूँगा और ताकि आपकी तैयारी हो, और इसमें आपने अच्छे अंदाज से मेहनत करनी है ताकि आपकी जो 40% मार्क्स बनेंगे असाइनमेंट्स और क्विजेज के, उसमें आपके 40 के 40 ही आए, ठीक है।
ओके सर। If you have any questions, feel free to ask. नो सर, आज वाले लेक्चर की समझ आ गई है। Thank you, बेटा। जीते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।